हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ प्रगति प्रिया और आज है आपका लेक्चर नंबर 4। टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पार्ट 2 एंड ये मैथमेटिकल फिजिक्स का ही है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी एनालिटिकल फंक्शन के बारे में। टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही है, एनालिटिकल फंक्शन के बारे में एंड सीआर इक्वेशन के बारे में पर मैं पढ़ाऊँगी आज आपको। एंड पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एंड ये इसके बाद हमने पोलर में सीखा था, फिर एक्सपोनेंशियल में सीखा था, है ना स्टूडेंट। हमने सीखा था कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कैसे हम कार्टेशियन में लिखते हैं, कैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, पोलर फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। आर्गन प्लेन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्गन प्लेन के थ्रू हम किस तरह से आर्ग्यूमेंट ईजिली निकाल सकते हैं ग्राफ के थ्रू, ग्राफ के एनालिसिस से। ओके, एंड हमने ये क्यू रूट ऑफ यूनिटी के बारे में भी पढ़ा था, है ना। आज हम पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन के बारे में, एनालिटिकल फंक्शन के बारे में एंड सीआर इक्वेशन के बारे में। तो एनालिटिकल फंक्शन क्या है? हाँ, तो ये पिछले क्लास में ये भी पढ़ा था डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में, है ना। अगर एंगल है पावर तो ये जो है एंगल पावर है कोई, तो ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। हमने यही पढ़ा था कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन और इसके बीच में रिलेशन भी देखा था, स्टडी किया था। आज हम एनालिटिकल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और सीआर इक्वेशन के बारे में। एनालिटिकल फंक्शन क्या है स्टूडेंट? कोई फंक्शन तब एनालिटिकल होगा किसी भी पॉइंट जेड पे इफ़ द फंक्शन जो है सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, मस्ट बी, एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए द नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। मतलब ए फंक्शन जेड इज सेड टू बी एनालिटिकल एट जेड नॉट इफ इट इज़, इफ यहाँ पे लिखना चाहिए इट इज़ ए सिंगल वैल्यूड एंड डिफरेंशिएबल्स इन द नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। ओके, मतलब कि किसी भी जेड नॉट पॉइंट पे कोई फंक्शन तब एनालिटिकल होगा जब वह सिंगल वैल्यूड हो एंड डिफरेंशिएबल हो, ओके, विथ नाइबरिंग पॉइंट पे, तब वो हमारा फंक्शन एनालिटिकल होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, f = √x। क्या ये वैल्यू सिंगल वैल्यूड देगा √x? ये फंक्शन नहीं देगा, ये दो वैल्यू देगा, इसलिए ये एनालिटिकल, नॉट सिंगल वैल्यूड, इसलिए ये एनालिटिकल फंक्शन नहीं होगा। इफ़ द फंक्शन इज सेटिस्फाई द CR इक्वेशन देन फंक्शन इज एनालिटिकल फंक्शन। मैं इसके बारे में आपको CR इक्वेशन के बारे में डिटेल से बताती हूँ। उससे पहले हम कुछ बेसिक को समझते हैं। ओके, बेसिक क्या है देखो स्टूडेंट, ये है फंक्शन ऑफ वेरिएबल एंड देखो, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से हम लिखते हैं जेड = x + i y, और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लो ये फंक्शन f z है और z² का है फंक्शन, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x + i y का होल स्क्वायर, x² मतलब तोड़ लेंगे वो जो फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab पे, तो ये x² + y यहाँ होना चाहिए प्लस i y का होल स्क्वायर, तो i² - 1 देगा, इसलिए -y² + 2xy। ये u(x, y) के टर्म है, ये v(x, y) के टर्म है। तो यहाँ u एंड v दो वेरिएबल माना जो कि x y का फंक्शन है, u एंड v। और उसके बाद हम एनालिटिकल फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ये इमेजनरी पार्ट हो गया। कोई भी फंक्शन तब एनालिटिकल होगा जब वो कंटिन्यूअस हो एंड डिफरेंशिएबल हो। सिंगल वैल्यूड तो होना ही चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब ये हुआ, ये देखिए ये डिसकंटिन्यूअस है कि देखो ये यहाँ से, ये देखो ई शार्प राइज कर रहा है, इसका मतलब इससे इधर कुछ वैल्यू है, इधर थोड़े से डिस्टेंस के बाद आने पर इसका कुछ वैल्यू होती है, ये डिसकंटिन्यूअस हुआ। एंड कंटिन्यूअस कौन सा फंक्शन है? ये वाला फंक्शन हुआ। देखो ये अगर ये पॉइंट हम कंसीडर करते हैं तो इसके लेफ्ट एंड राइट में अगर मैं फंक्शन की वैल्यू देखती हूँ तो सिमिलर वैल्यू मिलते हैं, तो ऐसे वैल्यू हम क्या कहलाते हैं? कंटिन्यूअस वैल्यू कहलाते हैं। तो लिमिट है ना, लिमिट लगा f(a - e) + f(a + e), मैंने मान लिया कि ई वैल्यू आगे और पीछे जाने पे सेम वैल्यू हमें मिलता है, तो ये कंटिन्यूअस हुआ। और ये हमारा क्या हुआ? नॉट डिफरेंशिएबल हुआ। हाँ, इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि एवरी फंक्शन, मतलब एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सॉरी every differentiable function is continuous but all continuous function is not differentiable। जैसे ये continuous है but differentiable नहीं है, लेकिन हम यहाँ से इस ये जो फंक्शन है हमारा डिफरेंशिएबल है ना, इसका स्लोप ऑफ कर्व निकालो, इसका कर्व नहीं निकालो, टेंजेंट
तो आपको यहाँ पे इसका स्लोप निकालोगे तो कुछ डिस्टेंस पे तो इक्वल स्लोप ही दिखेगा, तो यानी दैट मीन्स ये डिफ्रेंशिएबल भी है। तो इफ़ ए फंक्शन इज डिफ्रेंशिएबल देन फंक्शन इज एनालिटिकल। हाँ, ये भी है कि अगर फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है तो वो एनालिटिकल होगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस। हाँ, ये एक पॉइंट है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है ना ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंटिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। मैं यही कहना चाह रही थी आपको। अब हम सी आर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। सी आर इक्वेशन, कोई भी फंक्शन अगर सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब वो एनालिटिक फंक्शन है ना। देखो सी आर इक्वेशन क्या है। सी आर का सी फॉर काउची एंड आर फॉर रीमान, काउची रीमान इक्वेशन, ठीक है। दोनों एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एनालिटिकल फंक्शन में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया और हमारा ये जो आपका है 2 इक्वेशन बनाया। और ये अगर कोई भी फंक्शन अगर इस दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो दैट मीन्स वो क्या होगा, हमारा एनालिटिकल फंक्शन कहलाएगा। अगर कोई भी फंक्शन इन 2 इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन ये जो है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा है। हम चाहें तो पोलर में भी लिख सकते हैं, पोलर में भी इसको फॉर्म कर सकते हैं। पोलर वाले हम कोऑर्डिनेट वाले जो पोलर का कोऑर्डिनेट में हम सी आर इक्वेशन लिखते हैं वो कल हम सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, आज मैं इसी पे डिस्कशन करूँगी, इसी पे के इर्द गिर्द रहूँगी एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। ओके, जैसे एफ जेड अगर कोई फंक्शन है, u एंड v 2 वेरिएबल है। u वेरिएबल है एक्स वाई फंक्शन, एक्स वाई जो है u का फंक्शन है एंड v जो है, हाँ, u का फंक्शन एक्स वाई एंड v भी ऑल्सो एक्स वाई का फंक्शन। ये हमारा इमेजनरी टर्म है, ये रियल टर्म है। तो यहाँ इक्वेशन इसके पीछे बहुत बड़ा डेरिवेशन है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट को लेके आई हूँ ताकि आप जो है इजीली समझ पाओ। ओके, तो देखो ये इक्वेशन क्या कहलाता है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में मैं इस फर्स्ट का डेरिवेटिव लेती हूँ, रियल पार्ट का, डी यू एक्स वाई, मतलब ये फंक्शन है यू के फंक्शन है एक्स वाई वेरिएबल जो है यू के फंक्शन है। हाँ, ऑब्वियसली डी यू ओवर डी एक्स करूँगी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये जो इमेजिनरी पार्ट वाला जो नंबर है वो वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पे इक्वल वैल्यू देती है। तो डी यू ओवर एक्स वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी वाई एक्स वाई। मतलब ये तो मैंने नोटेशन लिखा है जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ऐसे भी आप लिखते डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी वाई, एक इक्वेशन ये हुआ। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हुआ, जब मैं इसके रियल टर्म को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो इमेजनरी टर्म में एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट होके और विथ नेगेटिव साइन जो वैल्यू है इसके इक्वल हो वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है। देन हमें हमारा जो है सबसे इम्पोर्टेंटली देखा जाए, ये 2 इक्वेशन बहुत ही काम के हैं और ये इन 2 इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं कि कोई फंक्शन एनालिटिकल है या नहीं है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे जेड। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या ये एनालिटिक फंक्शन है? देखते हैं, एक्स प्लस आई वाई, इसे यू मान लिया, ऐसे हमने वी मान लिया, ठीक है। डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई होना चाहिए, है ना। तो u मतलब x ही है तो 1 एंड वी वाई है तो करूँगी तो 1 ही हो जाएगा, यानी डेल u और x बराबर इस तरह से है। ओके, ये तो 0 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा, ये एनालिटिकल फंक्शन है जो इक्वल टू x प्लस आई वाई इज एनालिटिकल। वैसे कंजुगेट इसका जो है, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कंजुगेट लूँगी मॉड जेड, तो क्या ये एनालिटिकल है? देखते हैं, x माइनस आई वाई, फिर यहाँ पे हम क्या अगेन पुट करेंगे, कॉची रीमान इक्वेशन। अगर इसी आर इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करती है तो ये क्या होगी, एनालिटिकल, अदरवाइज नॉट। देखो यहाँ u को x एंड v को माइनस वाई माना, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी वाई होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर करोगे डिफ्रेंशिएशन इसका, तो x के रिस्पेक्ट में तो ये 1 आएगा एंड y के रिस्पेक्ट में से करोगे तो ये -1 आएगा। तो ये 1 डज नॉट इक्वल टू -1, दैट मीन्स ये नॉट एनालिटिकल। अब हम देखते हैं, हम एक और इक्वेशन को मैं यहाँ पे लेती हूँ। देखो स्टूडेंट, क्या ये हमारा एनालिटिकल है फंक्शन जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई स्क्वायर। पहले मैं इसको यू भी पूरा मतलब इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस 2i(xy). यहाँ माइनस वाई स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई जो स्क्वायर होगा ये वाला टर्म का होल स्क्वायर होगा, तो आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो मैं पिछले क्लास में पढ़ा था इसके बारे में, है ना। अब ये हमारा ये फंक्शन रियल टर्म हो गया, ये इमेजरी टर्म हो गया। मैं इसको u(xy) प्लस आई, इसको हम v(xy) लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये करेंगे, सेटिस्फाई करवाएंगे इक्वेशन को। पहले हम निकालेंगे डेल यू अपॉन में डेल एक्स। क्या होगा डेल यू अपॉन में डेल एक्स, क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, ये क्या होता है, तो यहाँ 2x आएगा। एंड फिर हम अथी करें डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल v अपॉन में डेल वाई, क्या होता है देखो, डेल v अपॉन, ये भी है v वाला टर्म, y आयोटा को नहीं लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि वो v को मैं ये कंसीडर की हूँ। 2xy है, y के रिस्पेक्ट में करूँगी तो यहाँ 2x आ जाएगा। देखो स्टूडेंट, यानी कि 2x इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब डेल यू अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू डेल v अपॉन में डेल वाई। एक इक्वेशन को ये सेटिस्फाई किया। अब मैं दूसरा इक्वेशन चेक करती हूँ। देखो जब मैं दूसरा इक्वेशन चेक करूँगी तो क्या होता है, देखो हाँ, डेल यू अपॉन में डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -2y, एंड डेल v अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जब मैं x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करूँगी v वाले टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2y हो जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। डेल v अपॉन में डेल y इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन में, सॉरी डेल यू होना चाहिए यहाँ पे, तो डेल v अपॉन में डेल एक्स होना चाहिए। तो आप देखो कि डेल यू और डेल वाई इक्वल टू ये -2y हुआ, और ये प्लस में, तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। यानी सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन को, सी आर के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स कि जो फंक्शन हमारा है जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई स्क्वायर, ये हमारा एनालिटिकल फंक्शन होगा। ये जो फंक्शन है हमारा, जो क्या होगा, एनालिटिकल फंक्शन होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ कि इसमें कौन एनालिटिक फंक्शन है और कौन नहीं है, लेकिन मैं इससे पहले ये 3 पॉइंट को बता देती हूँ आपको, ताकि आप खुद से भी सिंप्लीफाई कर पाओ कि कौन से एनालिटिकल है कौन से नहीं है। देखो मैं ये 4 पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं लेके आई हूँ। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, एनी एक्स्ट्रा नंबर ऐड, या फिर और अदर अलजेब्रिक ऑपरेशन हम लगाते हैं एनालिटिकल फंक्शन में, विथ एनालिटिकल फंक्शन, विल एनालिटिकल फंक्शन, मतलब कुछ भी हम एक्स्ट्रा नंबर, पॉजिटिव इंटीजर लेकिन होना चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए इनका, स्पेशली इंटीजर होना चाहिए, तब ये जाके हमारा जो है एनालिटिकल ही फंक्शन कहलाता है। ये मतलब ये मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई एनालिटिकल फंक्शन है, जैसे कि हमने देखा जेड हमारा एनालिटिकल फंक्शन है, जेड स्क्वायर एनालिटिकल फंक्शन है, उसके साथ मैं अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर को इंटीजर को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कुछ भी करती हूँ, तो वो हमारा एनालिटिकल फंक्शन ही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसी वेरिएबल में, अगर ये क्वेश्चन में गिवन है एनालिटिकल फंक्शन के साथ कुछ वेरिएबल एक्स वाई लाइक दिस, तो वो एनालिटिकल फंक्शन नहीं कहलाएगी। इफ़ एनी वेरिएबल एक्स वाई एडेड और any algebraic operation act with analytical function will not analyte, तो एनालिटिक फंक्शन वो नहीं कहलाएगी। और दूसरा पॉइंट क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ n, एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ n एनालिटिकल फंक्शन विल बी एनालिटिकल, मतलब एनालिटिकल फंक्शन पे अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर है, लाइक 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, तो वो हमारा फंक्शन अगेन मतलब बिकम एनालिटिक फंक्शन ही होगा। ओके, अदरवाइज नॉट एनालिटिकल। मतलब अगर फ्रैक्शन में पावर दे रखा है, एनालिटिकल फंक्शन के पावर में अगर कोई फ्रैक्शन दे रखा है, तो वो एनालिटिकल नहीं होगा। जैसे फ्रैक्शन और नेगेटिव पावर कॉम्प्लेक्स फंक्शन विल बी नॉन एनालिटिकल फंक्शन, राइट। अब यहाँ पे मैं एक और कंक्लूजन लिखी हूँ कि जेड स्क्वायर, जेड क्यू, 1 + z जो मैंने अभी लिखा है, अभी 3 पॉइंट जो लिखा है उसी के रिगार्डिंग है एनालिटिकल। एंड ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है मॉड जेड, कंजुगेट है मॉड जेड का स्क्वायर 1 + मॉड जेड 1 - मॉड जेड, ये क्या है हमारा नॉन एनालिटिकल फंक्शन है। अब मैं इस क्वेश्चन पे आती हूँ। अब बताओ क्या ये एनालिटिकल फंक्शन है? ये वाला देखते हैं।
1 इसमें माइनस में कॉमन ले लेती हूँ, एक्स प्लस आई वाई और इसका होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस जेड, 1 माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था कि जेड हमारा क्या है, एनालिटिकल फंक्शन है। इसके साथ अगर कोई भी नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट करती हूँ तो वो क्या कहलाएगा, बिकम वो एनालिटिकल फंक्शन ही रहने वाला है। तो ये क्या है, एनालिटिकल है, एनालिटिकल है। अब मैं इसको चेक करती हूँ सेकेंड वाले को। देखो 1 ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy अभी हमने देखा था। ये 1 प्लस ये जेड स्क्वायर के बराबर है, अभी हमने इसको सॉल्व किया था, है ना। तो ये अगर पावर में ही पॉजिटिव इंटीजर है, 2 पॉजिटिव इंटीजर है एंड इसके साथ 1 ऐड की हूँ मैं, मतलब है क्वेश्चन में गिवन, तो ये फिर अगेन ये एनालिटिकल फंक्शन कहलाएगा, एनालिटिकल फंक्शन कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, अब ये वाला को देखो, ये वाला क्या एनालिटिक है, पहले ही देख के बता दो कि ये वाला जो है ना हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू है, फ्रैक्शन में वैल्यू है ये वाला। तो ये मैं 2 प्लस जेड तो पावर 3/2, ये नॉन एनालिटिकल फंक्शन कहलाएगा, नॉन एनालिटिकल फंक्शन होगा। एंड ये वाला आप देखते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर है, हो सकता है कि एनालिटिकल हो, लेकिन हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 1 माइनस 2x माइनस एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर में क्या करती हूँ यहाँ -1 माइनस 2x, इसमें से माइनस कॉमन लेती हूँ तो यहाँ x प्लस आई वाई हो जाएगा एंड ये स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x, ये हमारा z है, लेकिन यहाँ तो कुछ वेरिएबल आ रहा है, तो क्या ये एनालिटिकल फंक्शन होगा, लेकिन पावर तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। हमने पहले प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि कोई भी वेरिएबल अगर मैं ऐड करती हूँ, मतलब ऐड है क्वेश्चन में, कोई भी वेरिएबल ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा एनालिटिकल फंक्शन नहीं रहता है, वो नॉन एनालिटिकल फंक्शन वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आप देख के ही बता दोगे पावर में कि यहाँ पे निगेटिव इंटीजर दे रखा है, तो ये हमारा एनालिटिकल हो ही नहीं सकता, ये तो हमारा क्या होगा, नॉन एनालिटिकल फंक्शन, नॉन एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा, नॉन एनालिटिकल। ओके, एंड ये वाला देख लो, ये क्या है, आप देखो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, इसे यहाँ पर अगर माइनस कॉमन करती हूँ मैं तो यहाँ x माइनस आई वाई और पावर 4 हो जाएगा एंड पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद अब इसको देखो, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है जेड का, ये 2 माइनस जेड का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो आप आप जानते हो कि इस पॉइंट से कि मॉड जेड ये जो है मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जेड का कभी भी एनालिटिकल फंक्शन नहीं होगा, तो ये भी हमारा नॉन एनालिटिकल फंक्शन होगा, नॉन एनालिटिकल फंक्शन। सॉरी, अब मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहूँगी कि अगर हमें मतलब कि CR इक्वेशन मुझे पता है क्या होता है और UV वाला टर्म दिया है या फिर एक टर्म गिवन है और अदर टर्म निकालने के लिए बोला जा रहा है, रियल टर्म गिवन है, इमेजनरी टर्म निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, या फिर इमेजनरी टर्म गिवन है और रियल टर्म निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं स्टूडेंट। सपोज ये हमारा एफ जेड दे रखा है, यू प्लस आई भी, यू हमारा फंक्शन है एक्स वाई का, ये भी फंक्शन है एक्स वाई का, और यहाँ पे ये हमारा इमेजनरी टर्म है, ये हमारा रियल टर्म है, ठीक है। अब हमें रियल टर्म गिवन है, लेट यू इज़ गिवन एंड बी इज आस्क्ड, भी अगर यू गिवन है और भी पूछ रहा था, हम कैसे निकालेंगे। मुझे पता है कि भी एक्स वाई का फंक्शन, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी तो ये ये एक्स वाई दोनों का फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा आपने, तो डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड,
मैंने यहाँ क्या किया, इंटीग्रेशन बोथ साइड लगाया, तो क्या हुआ देखो, फ्रॉम कॉची रीमन इक्वेशन से क्या होता है कि हमें ये दो इक्वेशन को प्रूव करना होता है, राइट। तो दो इक्वेशन, ये इक्वेशन मैं इसलिए हाँ यूज़ करूँगी स्टूडेंट। देखो डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी वाई एंड डी यू ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स। मैं ये इक्वेशन पुट करूँगी इसमें। यहाँ डी वी ओवर डी एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस में डी वाई ओवर डी यू ओवर डी वाई लिख सकती हूँ। यहाँ लिखी ना मैंने, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी यू ओवर डी वाई डी एक्स तो डी एक्स यहाँ पे एज इट इज़ रह गया। फिर हम डी वी अपॉन डी वाई को क्या लिख सकते हैं, देखो डी वी और डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डी यू ओवर डी एक्स। तो डी यू ओवर डी एक्स और डी एक्स जो है यहाँ पे, सॉरी डी वाई यहाँ पे एज इट इज़ रहा हमारा, वाई होगा यहाँ पे एज इट इज़ रहा। अब देखो केस नंबर सेकेंड क्या है, लेट तुमको ये दे रखा है, इमेजिनरी टर्म गिवन है और पूछा क्या जा रहा है हमें, यू पूछा जा रहा है, यू इज आस्क्ड, यू पूछा जा रहा है हमें, रियल टर्म पूछा जा रहा है। तो मैं वही करूँगी, यहाँ पे ये एक्स वाई का फंक्शन है यू, तो फिर मैं इसका डेरिवेटिव ये तो क्या हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई डी वाई। फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सी आर इक्वेशन को, डेल यू ओवर डेल एक्स क्या लिख सकती हूँ, डेल वी ओवर डेल वाई डी एक्स माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा डेल यू ओवर डेल वाई क्या लिख सकती हूँ, माइनस डी वी ओवर क्या लिख सकती हूँ, माइनस डी वी ओवर डी एक्स, है ना। उसी को मैं यहाँ पे लिखी हूँ, माइनस डी वी ओवर डी एक्स, है ना। फिर से मैं बता दी ये डेल यू ओवर डेल एक्स को क्या लिख सकती हूँ, कॉची रीमन इक्वेशन से डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई क्या लिख सकती हूँ, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। अब मैं एक क्वेश्चन देखती हूँ, इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है जेस्ट में, 2015 में ये क्वेश्चन आया जेस्ट में। देखो क्या है, जैसे ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वाई फाई एक्स वाई प्लस आई साई एक्स वाई, ये रियल टर्म है, ये इमेजिनरी टर्म है। यू भी नाम देखो यहाँ पे फाई साई दिया हुआ है, इज एनालिटिकल फंक्शन इफ फाई एक्स वाई ये गिवन है, आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y देन फाइंड एक्स, फाइंड साई की वैल्यू निकालने के लिए बोली जा रही है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका आंसर तो ये आता है, पर देखो कैसे इसका निकालते हैं। हमें क्या दे रखा है, रियल टर्म दिख रखा है, हमें इमेजिनरी टर्म निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये अभी जस्ट इसका फॉर्मूला हमें दिखा है कैसे निकालते हैं इमेजिनरी टर्म के लिए। देखो ये वाला है माइनस डेल यू ओवर डेल वाई डी एक्स, ये हमारा रियल टर्म है, डेल यू ओवर डेल एक्स डी वाई। तो उसी को मैंने लिखा है यहाँ पे माइनस में डेल फाई अपन डेल वाई डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी वाई। यहाँ पे जो है हमारा ये रियल टर्म है, फाई तो हमें गिवन है, दे रखा है ये, है ना। तो अब करते हैं, फाई को अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगी तो क्या होगा, ये टर्म तो कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा, मतलब कि वाई के रिस्पेक्ट में ये यहाँ माइनस 2y हो जाएगा एंड ये 2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड डी एक्स हमारा जो इंटीग्रेशन में जो दे रखा है डेरिवेटिव डी एक्स लिख दिया हमने एनी वेरिएबल। उसके बाद हाँ एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x + 4 एंड ये हमारा कांस्टेंट टर्म होने की वजह से 0 आ जाएगा इसकी वैल्यू एंड इंटू में डी वाई, ये डी वाई है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में तो उतना ही आ जाता है, जैसे कि टू का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ माइनस 2y तो कांस्टेंट है 2y + 2, तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे 2yx आएगा या फिर xy मैंने लिख दिया है, कैब्यूट्स कर सकते हैं ना। ये 2x हो जाएगा, तब तो आप समझ ही रहे होंगे, हाई लेवल पे आ चुके हैं। तो -2xy + 2x यहाँ प्लस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करूँगी तो 2xy + 4y। अब सब ये माइनस वाली टर्म यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2xy -2x प्लस 2xy ये + 4y। जब मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो ये टर्म ऐड हो जाएगा 4xy - 2x + 4y। तो हमें निकल गया ये रियल टर्म की वैल्यू, इमेजनरी टर्म की वैल्यू ये निकल गई, है ना। हमें यहाँ क्या गिवन था, हमें फाई गिवन था जो कि रियल टर्म है, इमेजनरी टर्म मुझे निकालनी थी, फाइंड करनी थी, राइट स्टूडेंट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा।
उन सभी बच्चों के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, मतलब बहुत ही हेल्पफुल है। CSIR नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, एंड जो जो बच्चे कर रहे हैं प्रिपरेशन जेस्ट के, सेट के एग्ज़ाम के, एंड जैम IIT जैम के रिगार्डिंग जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट के कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो ये लेक्चर है हेल्पफुल है। अगर आपको ये समझ में आई होगी लेक्चर, आई होप आपको ये समझ में आई होगी अच्छे से। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एनी टाइप ऑफ डाउट, ओके। एंड नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पढ़ाऊँगी, इसी का कुछ क्वेश्चन करवाऊँगी, इसी के रिगार्डिंग, एनालिटिकल फंक्शन के रिगार्डिंग। एंड कल हो सके तो मैं सिंगुलैरिटी के बारे में बताऊँगी एंड रेजिड्यू सब के बारे में। कल कंटूर इंटीग्रेशन पे जा सकती हूँ मैं, लॉरेंट सीरीज सब पढ़ाने वाली हूँ मैं कल का टॉपिक रहने वाला है। एंड तो अब इतना ही आज के लिए। टिल देन हैप्पी एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।